हेलो स्टूडेंट्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट व्याख्यान की श्रृंखला में मैं डॉक्टर रिधि यादव एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से। कल की क्लास में बच्चों हमने फ्रेडरिक हीगल पे चर्चा प्रारंभ की थी, जहां हमने उनके बारे में यह जानना प्रारंभ किया था कि वो किस प्रकार के विचारक थे, और हमने देखा कि वे एक आदर्शवादी विचारक थे और उनकी समस्त चिंतन का आधार दार्शनिक था। और एक सबसे बड़ी बात जो उन्होंने मानव को बताई कि सभ्यता का जो इतिहास है उसकी काल सीमा में विश्वात्मा ही एक परम अनुभूति है। उनका ये मानना था कि इतिहास में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वे सभी घटनाएं विश्वात्मा के निरंतर विकास के कारण विभिन्न रूपों का रिप्रेजेंटेशन करती है, और जो इतिहास है वे विश्व आत्मा के द्वारा अपना अंतिम स्वरूप प्राप्त करने के उद्देश्य से एक महायात्रा है। और उसने समस्त विकास को या विश्वात्मा के विकास के जहाँ वो बात कर रहा है उसको वो तीन स्थितियों में विभाजित कर रहा है। जहाँ वह कह रहा है कि पहली स्थिति पूर्वी देशों की थी और यह स्थिति मानव जाति की बहुत प्रारंभिक अवस्था थी, और भारत, चीन, ईरान आदि देश इस अवस्था के प्रतिनिधि हैं। दूसरा चरण वह बता रहा है जहां विश्वात्मा अपने स्थूल रूप में थी, वह चीन की बात कर रहा है, जहां समूचा जीवन एक ही व्यक्ति के द्वारा नियंत्रित था और लोगों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। और बाद में विश्वात्मा अपने विकास के चरण में भारत की ओर उन्मुख हुई। तो ये तो हो गई उसके विश्वात्मा के विकास की वो पहली स्थिति, जो उसने भारत, चीन और ईरान का उदाहरण देकर समझाई है। दूसरी अवस्था में वह इतिहास के विकास का क्रम जब बता रहे हैं विश्वात्मा के संदर्भ में, वो कह रहे हैं कि विश्वात्मा के विकास की दूसरी स्थिति यूनान और रोम की है। यूनान में मानव जाति ने धर्म, कला, दर्शन का प्रस्फुटन हुआ है, और पहली बार व्यक्ति को अपने अधिकारों का ज्ञान रोमन कानूनों के द्वारा हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि विश्वात्मा का जो अल्टीमेट या तीसरा चरम विकास की स्थिति है वो जर्मनी में है, जहां सभ्यता अपने जाकर के वृद्ध हो गई है, और ये उसके विश्वात्मा के विकास की अंतिम स्थिति है, जहाँ पे जर्मनी एक प्रबल शक्तिशाली राज्य के रूप में विकसित होगा और समूचे यूरोप के महाद्वीप का कर्ता धर्ता बन जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि सभ्यता के विकास के साथ साथ हीगल अपने आध्यात्मिक पक्ष की भी बात कर रहे हैं, जहाँ वे कह रहे हैं कि विश्वात्मा को अपनी विकास यात्रा में स्थूल चेतना से अपने सूक्ष्म रूप को प्राप्त करने के लिए चीन से जो उन्होंने यात्रा प्रारंभ करी, अल्टीमेटली ये यात्रा जाकर के जर्मनी में समाप्त हुई है, और इसमें बहुत युगों का समय लगा है। तो ये हीगल के दार्शनिक आधार हैं, जहाँ वो इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे हैं या इतिहास की दार्शनिक व्याख्या कर रहे हैं। आज इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए हीगल के राज्य सिद्धांत या राज्य पर हीगल के किस प्रकार के विचार हैं। कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि हीगल पर अपने बाल्यकाल से ही प्लेटो और अरस्तु का बहुत प्रभाव था, और उनके राज्य संबंधी विचारों को उन्होंने बहुत अच्छे से अध्ययन भी किया था। अब अगर हमें हीगल के राज्य संबंधी विचारों को अच्छे से जानना है तो उनके ग्रंथों को हमको देखना होगा, और उसमें उनके जो दो ग्रंथ हैं, पहला ग्रंथ फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट और दूसरा फिलॉसफी ऑफ राइट, बड़े महत्वपूर्ण हैं। उनके राज्य संबंधी दर्शन पर उस समय जर्मनी की तात्कालिक स्थितियों का या जो भी राजनीतिक दुर्दशा हो रही थी उसका भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, और बड़े ही अपनी पुस्तकों में उन्होंने बड़े ही दुखपूर्ण शब्दों में जर्मनी की जो उस समय की राजनीतिक निर्बलता है उसका वर्णन भी किया है, और राज्य का महत्व बहुत बुलंद शब्दों में घोषित भी किया है ताकि जर्मनी एकीकृत हो सके। अब हम उनकी बातों को एक एक करके समझते हैं। पहली बात वो कह रहे हैं, जो कि हमने आपको बताई, कि राज्य विश्वात्मा का पृथ्वी पर अवतार है। कि राज्य क्या है?
हीगल के राजनीतिक दर्शन का पूरा विश्वात्मा का जो विचार है वो उसके पूरे समस्त चिंतन का आधार है, उसके समस्त राजनीतिक दर्शन का आधार है। और विश्व में जितनी भी, चाहे वो वस्तुएं जड़ हैं, चाहे वो चैतन्य अवस्था में, वे सभी इस विश्वात्मा से जुड़ी हुई हैं। और विश्वात्मा का धीरे धीरे विकास होता रहा है। जिस प्रकार सभ्यताओं का विकास हो, उसी जैसे जैसे विश्वात्मा का विकास हो रहा है, सभ्यता उसी रूप में विकसित हो रही है। और इसका उच्चतम स्वरूप है, हमने आपको कल की क्लास में बताया, ये मनुष्य में प्रकट होता है। और धीरे धीरे प्रकटीकरण मनुष्य में नहीं होता, ये परिवार, समाज जैसी सामाजिक संस्थाओं में भी इसका प्रकटीकरण दिखाई देता है। और अपने अंतिम रूप में विश्वात्मा जब अपने एक्सट्रीम्स पर होती है तो राज्य के रूप में प्रकट होती है। इसलिए हीगल ने राज्य को विश्वात्मा का पार्थिक रूप क्या माना है कि ये गॉड ऑन अर्थ है। भूमंडल पर अगर ईश्वर किसी रूप में विद्यमान है तो राज्य के रूप में, संक्षेप में आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि भूमंडल पर विद्यमान ईश्वर राज्य है, गॉड ऑन अर्थ है। अब वो कह रहा है राज्य का विकास कैसे हुआ। राज्य का अवतरण बता दिया उसने कि वो ईश्वर का प्रकटीकरण है, एक तरह से मान लिया पृथ्वी का, पर उसका ईश्वर का अवतार मान लिया। वो कह रहे हैं राज्य का विकास द्वंद्वात्मक पद्धति से हुआ है। अगर हम रूसो की बात माने या उसके हीगल से पूर्व हम राज्य के संबंध में देखें तो हम कहते हैं हॉब्स डॉग रूसो के संदर्भ में कि सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य अस्तित्व में आया है। हीगल ने इस सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार कर दिया है। वह कह रहा है कि राज्य विश्वात्मा के द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार होने वाले चरम विकास का प्रतीक है, यानी कि वो किसी सामाजिक समझौते को नहीं मान रहा है। और विश्वात्मा अपने अनेक स्तरों को पार करते हुए सामाजिक क्षेत्र में, संस्थाओं में प्रकट हुई है, जहाँ परिवार भी उसका एक अंश रहा है। और राज्य की उत्पत्ति के लिए परिवार पहली सीढ़ी है, क्योंकि परिवार में मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य परिवार से बाहर निकलता है और इस स्थिति में समाज का जन्म होता है। हीगल ने इसे बुर्जुआ नाम से पुकारा है, जो राज्य के विकास में प्रतिवाद की भूमिका का निर्वाह करता है। तो परिवार पहली सीढ़ी हो गई जिसे वो वाद कह रहा है। इसके परिणाम स्वरूप प्रतिवाद की स्थिति में समाज आ गया, क्योंकि यहाँ पे समाज ही उसके अंदर में व्यक्ति अपनी एक स्थिति बनाने की कोशिश करता है, उसमें प्रतिस्पर्धा, संघर्ष की भावना होती है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब जब स्थितियाँ होगी, जब आपसी संघर्ष बढ़ेंगे, आपसी प्रतिस्पर्धाएं बढ़ेंगी, तो सोसाइटी में अब ऐसी अनुभूति होगी जो राज्य को जन्म देगी। अब जो ये राज्य है संवाद के रूप में आएगा, क्योंकि हमने स्थिति तीन द्वंद्वात्मक विकास किया है, वाद, प्रतिवाद, संवाद। वाद है परिवार, संवाद दूसरा उसका रूप आया, उसका आगे का चरण आया समाज के रूप में, और तीसरा संवाद के रूप में राज्य अस्तित्व में आया है। अब राज्य क्या है? परिवार और समाज दोनों का समावेश उसके अंदर है। अब यह एक उच्चतर संगठन की स्थिति है जो अपने नेतृत्व के द्वारा समाज में एकता और सामंजस्य की स्थापना करेगी। हीगल राज्य को एक सुपर ऑर्गेनिज्म मानता है जो विश्वात्मा के विकास का चरमोत्कर्ष है। इसीलिए उसने कहा है, जो उसका बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, जब भी अगर ये कोटेशन के द्वारा बात कही जाएगी तो आप यहाँ पे हीगल के राज्य संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे कि राज्य का अस्तित्व विश्व में ईश्वर की शोभा यात्रा है और उसका आधार विवेक की शक्ति है जो अपने को इच्छा के रूप में साकार बनाती है। तो अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि राज्य के विकास में वो सामाजिक समझौते के सिद्धांत को अस्वीकार करता है और राज्य के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति को, विकास के क्रम को उसको स्वीकार कर रहा है। और वह कह रहा है कि राज्य क्या है? ईश्वर का एक प्रस्फुटन है या ईश्वर का अगर प्रकटीकरण है, वो राज्य के रूप में पूरी दुनिया के अंदर सामने आता है। तो हम ये देख रहे हैं कि, और ये जो हीगल जी का जो राज्य के जो दार्शनिक आधार बता रहा है, वहाँ पे विवेक की शक्ति उस शासक में होगी जो अपने को इच्छा के रूप में साकार बना रही है।
तो हीगल के राज्य संबंधी विचारों में शुरुआत में आपको इतना समझना सही है कि वो विश्वात्मा के रूप में राज्य को जोड़ रहे हैं और यह उनके दर्शन का या उनके राजनीतिक दर्शन का एक प्रमुख आधार है। कल की क्लास में हम इसी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि हीगल के राज्य की कौन सी विशेषताएं हमारे सामने आती हैं, क्योंकि हमने ये तो समझ लिया कि हीगल राज्य को विश्वात्मा को द्वंद्वात्मक पद्धति से ही उसका विकास मान रहा है, वो किसी प्रकार से उसको समझौते का परिणाम नहीं मानता है, जो अभी तक हॉब्स लॉ रूसो के द्वारा प्रतिपादित किया जाता रहा है। धन्यवाद बच्चों।